स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आपका स्वागत है। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में आज एक नया विषय जिसको गांधी युग कहते हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। छात्रों, गांधी जी जब भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को पहुँचे तो बम्बई में उनका भव्य स्वागत किया गया। एक विजेता के रूप में लोगों ने उन्हें स्वागत किया, क्योंकि एक व्यक्ति होकर करके गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को 3 काले कानूनों से मुक्ति दिलाई थी और विश्व की एक बड़ी साम्राज्यिक शक्ति के समक्ष अपनी जीत को दर्ज किया। इसलिए एक विजेता, एक हीरो के रूप में वो भारत आए थे और उनका बम्बई में स्वागत हुआ। लेकिन 1915 से लेकर 1919 तक गांधी जी का जो भारत में गतिविधि था, उस गतिविधि में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया। 15 में जिस समय वो भारत में आए, उस समय आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि एक आंदोलन चल रहा था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और वो आंदोलन था होम रूल लीग आंदोलन। गांधी जी होम रूल लीग आंदोलन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हम किसी के मजबूरी का लाभ नहीं उठा सकते और होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा है इस मकसद के तहत कि अंग्रेज अभी प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, इसलिए उनकी मजबूरी का लाभ उठा करके अपना लाभ कमाया जाए। तो गांधी जी राजनीति में किसी की विवशता से लाभ उठाने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का जो है वो समर्थन नहीं किया। दूसरा, इसलिए भी वो भारतीय राजनीति में शामिल नहीं हुए या स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनका व्यक्तिगत विचार ये था कि हम किसी भी संगठन में उसको प्रभावित करने के लिए शामिल होते हैं, उससे प्रभावित होने के लिए शामिल नहीं होते। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम नए विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। वो नया विचार हमें चकाचौंध यदि कर देगा तभी हम नए विचार को स्वीकार करेंगे, अर्थात नए संगठन में शामिल होंगे। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो भारतीय राजनीति के परिवेश में गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में सम्मिलित न होने का कारण था वो ये 2 था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने भाग नहीं लिया। इस क्रम में जब वो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे तो वो अकेले नहीं आए, बल्कि वहाँ के आश्रम में, टॉल्स्टॉय आश्रम में, टॉल्स्टॉय फॉर्म में बहुत सारे भारतीय ये आंदोलनकारी उनके साथ थे, वो भी भारत आए। तो उनके बसाने का या पुनर्वास करने की एक बहुत बड़ी समस्या गांधी जी के समक्ष थी। तो इस हेतु उन्होंने साबरमती में, जो गुजरात में साबरमती एक जगह है, उस साबरमती में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम स्थापित किया। उस आश्रम में सारे लोगों को पुनर्वासित किया। आश्रम क्या था? रहने की जगह भी थी और उद्योग संचालित करने का स्थल भी। तो जब वो अपने लोगों को बसा लिए, उसके बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने कुंभ मेले में सबसे पहले जनता से मुखातिब हुए, ये जनता से मिले, भारतीय जनता से। तो हरिद्वार के कुंभ मेले में उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पहला सार्वजनिक जो सेमिनार था या सभा थी जो उन्होंने अटेंड किया, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह था। और उस समारोह में वो शामिल हुए, लेकिन वहाँ संभ्रांत लोगों को सिर्फ देख करके काफ़ी दुखी हुए कि भारत में आम जन या आम लोग हैं, उनको सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर यहाँ के संभ्रांत लोग नहीं देते हैं,
और उनको जब अवसर मिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलने का, तो उन्होंने इसी पर कटाक्ष किया। ये दो सार्वजनिक घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि गांधी की रणनीति या राजनीति का तरीका जन आंदोलन। गांधी मध्यम वर्गीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को आंदोलन से नहीं जोड़ा जाता है, तब तक आंदोलन की सफलता का दावा बेकार। साउथ अफ्रीका में उन्होंने इसी चीज को आजमाया था। तो हरिद्वार के कुंभ के परिवेश में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के परिवेश में गांधी का जो दृष्टिकोण उभर करके सामने आया, वो एक जन आंदोलन का विचार उभर करके सामने आया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधी जी पूरी तरीके से भारतीय राजनीति से में निष्क्रिय थे, बल्कि वास्तविकता ये है कि इस दौरान उन्होंने 3 ऐसे आंदोलनों में भाग लिया जो स्थानीय मुद्दों से जुड़े हुए थे। उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। तो आज का क्लास गांधी जी के उन्हीं आरंभिक 3 आंदोलनों पर केंद्रित है, यानी जिनमें गांधी जी ने स्थानीय मुद्दों को उभारा, उसमें भाग लिया और सफलता प्राप्त। तो बारी बारी से तीनों को हम लोग देखते हैं, ठीक है? सर माइक कहाँ है? तो छात्रों, गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो उसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण वर्तमान समय में बिहार का नक्शा आप देखिएगा तो उसके उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित एक जिला। वर्तमान समय में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया है और पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी। तो जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का मामला नहीं था। दोनों का दोनों जो है वो एक था, जिसे चंपारण कहा। क्लियर? यहाँ आंदोलन की जो पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाके समझ लेते हैं, तब लिख के बताते हैं आपको कि आपको एक घटना याद होगा, नील आंदोलन, जो 1859-60 ईस्वी में घटित हुआ था बंगाल के नादिया जिले। और वहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज जो नील्हे साहब थे, यानी नील प्लांटेशनर्स थे। नील प्लांटेशनर्स का मतलब नील का उत्पादन करने वाले अंग्रेज। तो ब्रिटिश लॉ के मुताबिक उनको वहाँ से निर्वासित कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं कर सकते। और 1860 का जो पीरियड था वो प्राकृतिक नील पर ही पूरा उद्योग, कपड़ा उद्योग डिपेंड था। तो ये नील्हे साहब जो थे वो 2 जगहों पर आकर करके पुनः नील का उत्पादन करने लगे। एक था बनारस खंड, जो बनारस का इलाका देखते हैं वो, और दूसरा था चंपारण। तो बनारस में ये नील का उद्योग तो पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाया, लेकिन चंपारण में खूब पुष्पित पल्लवित। और नील एक ऐसी फसल होती थी कि जो कृषि के दृष्टिकोण से हानिकारक थी। 1 वर्षीय फसल थी। उस 1 वर्ष में जो है वो आप दूसरा फसल उसमें नहीं बो सकते थे, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जिस भूमि पर आप नील 3 वर्षों तक लगातार उपजाते हो तो वो भूमि अनुर्वर हो जाएगी। तो ये 2 ऐसा सरकमस्टांसेस था नील के प्रोडक्शन में कि कृषि के उत्पादन के दृष्टिकोण से उचित नहीं। लेकिन ब्रिटिश दबाव और लोभ के कारण
चंपारण के किसान इस खेती के व्यवसाय में फंस गए। और व्यवसाय क्या था वो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो चंपारण में तीन कठिया पद्धति, क्या चीज? तीन कठिया पद्धति यानी 3/20 प्रचलित है। और यह तिनकटिया पद्धति जो था वो अनुबंध पर आधारित था। अनुबंध पर आधारित। और इस अनुबंध में नील की खेती की जाती है। और इस नील की खेती से किसानों की आय कम हो रही थी और भूमि अनुर्वर हो रहा है, अनुर्वर हो रहा है। तो पहले इसको समझते हैं कि चंपारण में शोषण का आधार क्या था। तो शोषण का आधार था तिनकटिया पद्धति। तिनकटिया पद्धति का अर्थ क्या हुआ कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा। तो इस हेतु जो है अनुबंध यानी एग्रीमेंट करवाते थे अंग्रेज, किससे? किसानों से, जिनके पास भूमि होती थी। तो जिनके पास भूमि होती थी उनसे अनुबंध करवा लिया कि आप तिनकटिया पद्धति पर जो अनुबंध कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि अपने 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर जो है वो आप नील की खेती करेंगे। और उसके लिए अंग्रेज प्लांटेशनर्स अपने गुमाश्ते के माध्यम से, उनका गुमाश्ता भारतीय ही होता था, ये भी ध्यान देने की बात है। वो खुद जो है शहरों गुमाश्ता का अर्थ हुआ प्रतिनिधि। गुमाश्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रतिनिधि, यानी इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आ गई? तो उसके माध्यम से अग्रिम दिलवाते थे और अग्रिम दिलवा करके अनुबंध पर दस्तखत करवा लेते थे, उसका अंगूठा लगा लेते थे और इस तरीके से अनुबंध में वो बंध जाता था। लेकिन अनुबंध में जो शर्तें होती थी वो पूरा का पूरा किसानों के लिए शोषणात्मक था। इस शोषणात्मक परिस्थिति को आपको समझना होगा। शोषणात्मक किस रूप में था कि नील एक कीमती फसल थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनुबंध में नील की कीमत बहुत कम लिखी जाती। तो जो नील का उत्पादन किसान ने किया वो अनुबंधित मूल्य पर नील देगा, किसको? नील्हे साहब को। तो तर्क के खातिर मान लीजिए कि नील के एक क्वांटिटी का मूल्य बाजार में 100 रुपया है, तो नील्हे साहब ने उसके अनुबंध में 10 ही रुपया लिखा है। तो इस तरीके से जो किसान नील उत्पादन कर रहा है उसको 100 के जगह पर कितना मिल रहा है? 10 रुपया। और नील किसकी हो जा रही है? पूरी की पूरी नील्हे साहब की। और 90 रुपया नील्हे साहब कमा रहा है। तो इस प्रकार से अंग्रेज नील्हे साहबों का ये एक अच्छा व्यवसाय था। तो मूल्य तो बहुत मूल्यवान है, कॉमर्शियल क्रॉप्स था ये, लेकिन जो ये मूल्य का लाभ था क्या चंपारण के किसानों को मिल रहा था? तो इसका जवाब होगा नहीं। नील्हे साहब एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे और सारा लाभ खुद हड़प जा रहे थे। नील उत्पादन का चंपारण में, या तिनकटिया पद्धति का चंपारण में, ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम था। अब एक दूसरा दुष्परिणाम क्या कि नील की खेती जो है वो वार्षिक होती है
और अगर कंटिन्यूअस एक खेत में नील की खेती आप कर रहे हैं तो 3 वर्षों के अंदर वो किसी प्रकार के फसल बोने के योग नहीं रहते। और अनुबंध आप किए हुए हैं तो फिर क्या था कि अगले वर्ष उस 3 कट्ठे को छोड़ करके अपने खेत के दूसरे 3 कट्ठे में जो है आप नील कीजिएगा, वो भी जो है 3 वर्षों के बाद अनुर्वर हो जाएगा। इस प्रकार से 10 से लेकर के 20 वर्षों के अंदर उस किसान के पास जितनी भूमि होगी वो सब के सब क्या हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, यानी किसान पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। तो 2 ये परिस्थितियां थी कि 3 कट्ठिया पद्धति जो था वो चंपारण के किसानों के लिए एक शोषणात्मक पद्धति। अब इसमें इस घटना में एक अलग पक्ष जुड़ता है कि 1898 ईस्वी में जो है वो कृत्रिम रासायनिक नील जो है वो आविष्कृत हुआ। ठीक हुआ ना? तब नीलहे साहबों ने अग्रिम राशि की वसूली करनी आरंभ, वसूली करना आरंभ किया। ठीक है, अब इसके दूसरे पक्ष को आपको समझना होगा कि दूसरा पक्ष क्या था कि जब रासायनिक नील बन गया तो प्राकृतिक नील से बहुत सस्ता हो गया। तो जो कारखानेदार थे, कपड़ा बना रहे थे, वो प्राकृतिक नील के जगह पर रासायनिक नील का इस्तेमाल करने लगे। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक नील था उसकी मांग कम हो। तो अब नीलहे साहबों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा कि किसान जो है वो नील का उत्पादन करे। तो अग्रिम जो दिए हुए थे नीलहे साहब, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आप पैसा हमसे लिए हुए हैं इसका ब्याज हमको चुकाइए। तो ब्याज इतना बढ़ा हुआ दर था कि किसान दे नहीं सकता था, तो उसके स्थान पे किसानों से बुरा जस वसूल वो करने लगे। जो उनकी भूमि थी, उस भूमि में जो फसल पैदा होता था, उस फसल से भू राजस्व की वसूली करने लगे। कौन? नीलहे साहब। यानी नीलहे साहब एक प्रकार से सरकार बन गए। उन किसानों को ब्रिटिश सरकार को भी टैक्स देना पड़ रहा था और साथ साथ नीलहे साहबों को भी। अब इसके खिलाफ में जो है वो 1908 में 1908 में असफल आंदोलन हुआ। असफल आंदोलन हुआ मतलब किसानों ने वहां इस व्यवस्था के खिलाफ, ऐसा नहीं था कि चुप रहे थे, बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो है वो उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उसको दबा दिया गया। उनको एहसास था कि ये कभी हम पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे और हर साल जो है ये हमसे उस पैसे के बदले में ब्याज के रूप में भू राजस्व की वसूली करेंगे, ये तो मेरे जीवन पर्यंत चलता रहेगा और जितना पैसा हम दिया है उससे अधिक की वसूली ये कर चुके हैं। तो 1917 ईस्वी तक आते आते जो है वो मुद्दा नील नहीं रहा, मुद्दा तिनकटिया पद्धति नहीं रहा, मुद्दा क्या हो गया? भू राजस्व, दूसरे शब्दों में अवैध वसूली। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह चला था
वो शुरुआत तिनकठिया पद्धति से हुआ था, इसलिए ऑब्जेक्टिवली लिख देते हैं आप लोग। लेकिन वास्तविक रूप से जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह, वो अवैध वसूली के खिलाफ चलाया, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ नहीं चलाया। वो तो कब का खत्म हो चुका था। ये पढ़ने के क्रम में बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं या समझ पाते हैं। क्लियर? अब देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। तो 1917 ईस्वी में, कब, सॉरी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन हो रहा है। यहां चंपारण का एक किसान, चंपारण का किसान जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ये गांधी जी से मिले। ठीक है, और इनके अनुरोध पर, किनके अनुरोध पर, वेरी गुड, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व तो हम लिखेंगे इतना ही, अंदर की बातों को जो है वो डिटेल्स में बताते हैं, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं इसमें है कि अगर लिखेंगे तो उसी में आज का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। बाकी 2 घटनाओं का विवरण हम नहीं दे पाएंगे। हुआ क्या कि मामला तो चंपारण में काफी संगीन था। तो राजकुमार शुक्ल, हालांकि ये समृद्ध किसान थे, ये इस व्यवस्था से जो है वो पीड़ित नहीं थे, लेकिन जो लोग पीड़ित थे उनकी पीड़ा इन्हें देखी नहीं जा रही थी। तो इसीलिए ये पूर्व से ही किसानों को संगठित कर करके आंदोलन कर रहे थे राजकुमार शुक्ल। लेकिन इंटीरियर प्लेस होने के कारण और कोई सहयोग नहीं होने के कारण राजकुमार शुक्ल सफल नहीं हो रहे थे। गांधी जी के बारे में ये बहुत सुन चुके थे कि गांधी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है, अकेले ही वो अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका में पछाड़ चुके हैं। तो उनसे एक गहरा विश्वास उन पर जम गया था। तो फिर ये व्यक्ति जब दक्षिण अफ्रीका में इतने बड़ी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, तो फिर चंपारण के डीएम को क्यों नहीं मजबूर कर सकता। तो जैसे ही इनको सूचना मिली कि गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये चंपारण से लखनऊ पहुंच गए। और लखनऊ पहुंच करके राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के सारी स्थिति को बताया और गांधी जी से निवेदन किया कि अब चंपारण आकर के वहां के किसानों की समस्या का समाधान करें। गांधी जी का एक व्यक्तिगत कार्य पद्धति थी कि वो किसी भी काम को तभी अपने हाथों में लेते थे या करते थे जब तक उसके सत्यता से स्वयं परिचित ना हो। तो इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि जब तक मैं चंपारण की समस्या को खुद नहीं देखूंगा, खुद नहीं समझूंगा, तब तक मैं आंदोलन का आश्वासन आपको नहीं दे सकता। इसलिए हमें चंपारण कहाँ है हम नहीं जानते हैं। हम यहाँ से जो है वो कलकत्ता जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम लखनऊ से कलकत्ता का है। कलकत्ता आकर के आप हमको ले चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। और जब देखेंगे तब बोलेंगे कि आंदोलन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। राजकुमार शुक्ल सोचिए कि कितने निष्ठावान थे चंपारण के शोषित किसानों के प्रति
कि गांधी जी के पहुंचने से पहले कलकत्ता वो पहुंच गए राजकुमार शुक्ल, और भानु प्रताप के घर में गांधी जी को रहना था। तो गांधी जी भानु प्रताप के घर में पहुंचने से पहले ही राजकुमार शुक्ल उनके मेहमान बन गए कि गांधी जी आप यहाँ रहे ना, हमको भेजे हैं कि यहीं मिलना है। तो गांधी जी जब उनके घर पर पहुंचे तो बड़ा अचंभित हुए और उनको चंपारण समस्या के तीव्रता का एहसास हो गया। उनको पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, वहाँ कोई बहुत भयंकर समस्या है, तब ये आदमी इतना टेंटेटिव है कि हमसे पहले पहुँचे। वहाँ से लेकर के गांधी जी को वो पटना आते हैं। पटना में जो है वो मजहरुल हक के घर पर वो रुकते हैं और उनको लेकर के फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में एक वकील थे, उनके घर पर रुकते हैं और फिर उनको लेकर के राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सबको लेकर के चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण के कमिश्नर ने उनको फौरन चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत कर दिया, लेकिन गांधी ने कमिश्नर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनका ये कदम तिलक, जो इस समय होम रूलिंग आंदोलन चला रहे थे, उनको बहुत अचंभित किया, क्योंकि तिलक यानी बेसेंट को जब भी इस प्रकार का आदेश मिलता था वो ना चाहते हुए भी मान लेते थे। ऐसी परंपरा भारत में नहीं थी कि शासकीय आदेश की अवहेलना की। ये पहला अवसर था कि गांधी ने भारत में अंग्रेजी शासन के आदेश की अवहेलना की। कमिश्नर को भी बहुत अचंभा लगा कि ये कौन सा आदमी है भाई, तो वो भी गांधी जी के बारे में सुन चुका था। तो उसने बिहार के गवर्नर से डायरेक्ट इसके लिए वार्तालाप की कि ऐसा बात है, क्या किया जाए गांधी के बारे में। तो अंग्रेज गांधी को के बारे में जो नीति अपनाए थे वो ये कि गांधी तो हमारा विरोधी है नहीं, ये तो हमारा समर्थक है, लोगों को प्रेरित कर रहा है कि ब्रिटिश फौज में शामिल हो। इसकी नीति ब्रिटिश विरोधी तो है नहीं, वो मुद्दा स्थानीय है, उसे हमको क्या लेना देना। और यदि हम नीलहे साहबों का शक्ल देख करके गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं तो जिस प्रकार से ये नेता दक्षिण अफ्रीका में बन गए थे वैसे ही नेता भारत में बन जाएंगे, तो फिर एक नया समस्या उभर आएगा। तो इसलिए गवर्नर ने कहा कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। तो आदेश दे दिया कमिश्नर ने कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, आपको पूरी छूट, खाने पीने सबकी व्यवस्था कमिश्नर ने कर दी। तो ये गांधी जी की भारत में पहली सबसे बड़ी जीत कि उन्होंने ब्रिटिश नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह सफल रहा, यानी अपनी बात जो सत्य थी उसको मनवा लिया। अब उसके बाद भितरहवा जहां वो रुके थे, स्टेशन भी नीतीश कुमार ने जब रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने बनाया उसको रेलवे स्टेशन, और वहाँ म्यूजियम भी है। तो भितरहवा क्वेश्चन आया था आपको बीपीएससी में, ठीक है ना, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस स्थल से शुरू किया, तो वह स्थल था भितरहवा। तो अब आते हैं आगे कि हाथी, चूंकि बहुत इंटीरियर इलाका था, हिमालय की तराई का इलाका था, रोडवेज उतना बना हुआ नहीं था, तो गांधी जी जो गांव में जाते थे सारे नेताओं से, तो हाथी पर बैठ कर जाते थे। क्योंकि हाथी ऐसा जानवर था कि रास्ता में जो भी पानी का सोर्स मिला छोटा मोटा उसको क्रॉस कर गया, या उबड़ खाबड़ रोड है उसको भी क्रॉस कर गया। तो इस तरीके से चंपारण के सारे गाँव में गांधी जी गए और जाने के बाद किसान से प्रत्यक्ष संपर्क किया। किसानों से पहले इंटरव्यू लेते थे, अगर बात सत्य उनको लगती थी कि नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तब वो बोलते थे कि इसको लिख करके आवेदन के रूप में हमें दो। तो किसान आवेदन तैयार करता था और गांधी जी को समर्पित करता था।
जो किसान आवेदन लिखना नहीं जानता था उसको गांधी जी के साथ जो लोग पढ़े लिखे लोग चल रहे थे वो उसका आवेदन तैयार कर देते, लेकिन आवेदन रखते थे गांधी जी। और इस प्रकार से कुल 800 किसानों का आवेदन गांधी जी के पास आया। उन आवेदनों से ये साबित हो गया कि ये जो चंपारण का तिनकटिया पद्धति में भू राजस्व के वसूलने की जो पद्धति है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश लॉ के ही खिलाफ। तो कमिश्नर ने एक नील आयोग बना दिया, उसके सदस्य गांधी को भी बनाया और गांधी ने उस आयोग के समक्ष तिनकटिया पद्धति, उससे जुड़े हुए भू राजस्व की वसूली को पूरी तरीके से अवैध और गैर कानूनी साबित कर दिया। तो इस प्रकार से तिनकटिया पद्धति और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसका उन्मूलन हुआ। यही नहीं, गांधी जी ने अब तक वसूले गए जितनी धनराशि थी उस धनराशि का 25% नीलहे साहबों से वसूल करवाया। हालांकि गांधी जी की इस बात पर आलोचना भी होती है और लोगों ने कहा भी कि आप 100% वसूली की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि 25% की वसूली ही अंग्रेजों के लिए एक वज्रपात के समान है और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरीके से छात्रों चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का एक सफल सत्याग्रह साबित। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अब देखिए दूसरा जो है वो हम लेते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, कौन दूसरा आंदोलन था? हाँ, ये 17 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1917 में। 16 के बाद ये सारी घटनाएं जो है वो 17 में हुई है। ठीक है ना। अब जो दूसरा आंदोलन था भारतीय परिवेश में वो था अहमदाबाद आंदोलन, जो 1918 में, और ये कपड़ा मिल से जुड़ा हुआ आंदोलन था। किससे? कपड़ा मिल से संबंधित आंदोलन था। और जो इस मिल का जो मुद्दा था, कपड़ा मिल का, वो था प्लेग बोनस। क्या चीज? प्लेग। इसमें अंबालाल साराभाई और अनुसुईया बेन, ये दो नाम आपको मिलेगा। अनुसुईया बेन और एक चीज मिलेगा, भूख हड़ताल। क्या चीज? भूख हड़ताल। और एक चीज मिलेगा, सफलता। ठीक है। यहां पर कुछ बातें छूट गई हैं चंपारण सत्याग्रह में, तो उसको जोड़ लीजिए अपने मस्तिष्क में कि एनजी रंगा एक किसान नेता थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। उनका कहना था कि गांधी जी वास्तव में समृद्ध किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। जो गरीब किसान हैं उनके लिए वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए जवाब इतिहासकारों ने ये दिया है कि जो 800 आवेदन गांधी जी के पास था वो क्या सभी के सभी समृद्ध किसान थे? उसमें गरीब किसान भी थे। यानी जो तिनकटिया पद्धति से आक्रांत था सभी किसान उसमें शामिल। इसलिए एनजी रंगा का विरोध उचित नहीं। और दूसरी बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो उस समय के बहुत बड़े थिंकर्स थे, वो गांधी जी के इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए, कि इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। 1919 में। 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 1919 में
बात समझ में आ रही है? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने और कब दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें ही उपाधि दी। देखा कि ये एक आम मनुष्य नहीं है, तो महात्मा लगता है, ब्रिटिश सरकार को झुका देता है, जनता को अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, और ये कोई कुपमंडूक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, अपने समय का बहुत बड़ा दार्शनिक बोल रहा है। तो उसने कुछ चीज़ें देखी होंगी, तभी उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक महात्मा है। तो ये दो बातें छूट गई थी जो मैंने जोड़ा। अब ये कि अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था और इसके बारे में क्या आपको जानना है, तो इसके बारे में ये जानना छात्रों कि साहब उस समय गुजरात में, खास तौर से अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के पहले। तो प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग में काम भी बाधित होता है, लोगों को नुकसान भी होता है और खर्च भी ज़्यादा होता है इलाज के लिए। तो हर कारखानादारों ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया था। क्या दिया था? प्लेग बोनस। और ये प्लेग बोनस 35% था उनके कुल वेतन का। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्लेग खत्म हो गया। तो नियम था, कारखानेदारों ने कहा कि अब प्लेग है नहीं, तो फिर प्लेग बोनस बंद होगा। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई। अब वो परिस्थिति क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का कारण मूल्य वृद्धि हो गया था, सारी चीजों में चीजें महंगी हो गई। तो किसानों का ये था कि प्लेग बोनस को बंद नहीं किया जाए, उसको महंगाई भत्ता में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे कौन? अहमदाबाद के कपड़ा मिल के भारतीय मालिक, नॉट ब्रिटिश। यहाँ पर ये भारतीयों के खिलाफ ही भारतीयों का आंदोलन था, ठीक है। तब गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया। तो जो अंबालाल साराभाई नाम हमने लिखा, तो ये गांधी जी के मित्र थे। तो दोनों में बातें हुई, तो बोला ठीक है, एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा जिसमें मजदूर भी शामिल होंगे और मिल मालिक भी, और वो ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा वो सभी को मान्य होगा। तो गांधी जी बोले ठीक है। लेकिन बाद में चल करके कुछ ही दिनों के बाद मिल मालिक उससे अपने वादे से मुकर गए। जब मुकरे तब गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया साबरमती नदी के तट अहमदाबाद। कुछ दिन तो मजदूर आते रहे, भाषणबाजी होती रही, लेकिन मजदूरों के सहन की एक क्षमता थी। तो एक समय ऐसा भी आया कि मजदूर आने कम हो गए। क्यों? क्योंकि मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी को अपने दर्शन पे विश्वास था कि जब हम सत्य के साथ खड़े हैं तो जीत हमारी ही होगी। तो मजदूरों के भूखे रहने के कारण उन्होंने घोषणा किया कि हम भी भूखे रहेंगे। भारत में गांधी जी द्वारा किया गया ये प्रथम भूख हड़ताल, ये क्वेश्चन आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, याद रहेगा कि प्रथम भूख हड़ताल था गांधी जी के द्वारा। क्लियर? अब इसका बहुत, और इसी बीच जब भूख हड़ताल बैठे गांधी जी, तो जो अंबालाल साराभाई की बहन थी, ये कौन थी? बहन थी किसकी? अंबालाल साहब से। तो अंबालाल साराभाई इस समय गांधी जी के विरोधी थे, लेकिन उनकी बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के धरना स्थल पर चली आई, उनके साथ वही भूख हड़ताल करने लगी। इसका मजदूरों मिल मालिकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और फिर मिल मालिक ट्रिब्यूनल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, और ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि हाँ 35% जो प्लेग बोनस है उसको महंगाई भत्ते में कन्वर्ट किया जा सकता। तो इस तरीके से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सफल हुआ। क्लियर? अब आ जाइए छात्रों, तीसरा जो है वो खेड़ा सत्याग्रह। क्या चीज? खेड़ा सत्याग्रह। तो
इसमें क्या था कि ये भी गुजरात में था और ये भी 1918 में हुआ, और ये जो था खेड़ा सत्याग्रह ये किसान से संबंधित जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसमें मुद्दा जो था वो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। इसमें गांधी का साथ विट्ठल भाई पटेल ने दिया। विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक, इंदुलाल याज्ञिक, ये सब कुछ नाम है। तो घटना पर आते हैं, क्या था? तो जो खेड़ा जिला था उस समय, उस वर्ष बारिश नहीं हुई थी, सूखे पड़ गए थे, जिसके कारण से किसान भू राजस्व देने में समर्थ नहीं थे। इस वर्ष गांधी जी तो वहीं थे ही गुजरात में, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना था गुजरात सभा, जो गुजरात में उत्पन्न हो रहे समस्याओं के देखभाल के लिए, और इस वर्ष के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो जो खेड़ा के किसान थे उन्होंने गांधी से संबंध स्थापित किया कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो गांधी जी ने सारी व्यवस्था को देखकर ये कहा कि तुम लोग टैक्स देना बंद कर दो। अब ये तो कुछ ही लोग मिले होंगे, आंदोलन की सफलता तब होगी जब सारे लोग टैक्स देना बंद कर दें। तो इसके लिए गुजरात सभा के अध्यक्ष की हैसियत से गांधी जी विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक के साथ गांव का दौरा करना शुरू कर दिया, और गुजरात टाइम्स एक समाचार पत्र भी इस उद्देश्य से निकाला, और उसके माध्यम से भी वो प्रचार करने लगे कि कोई भी किसान जो है वो टैक्स नहीं देगा, यहाँ तक के जो समृद्ध किसान है वो भी नहीं देगा। अब जब सभी लोग नहीं देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सभी को तो अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल देगी। गांधी की सफलता का मूल मंत्र ये था कि जब चीजें सत्य हैं और उस सत्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयत्नशील होंगे तो उसमें असफलताएं नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा किया गया संदेश का पालन हुआ, और फिर गांधी जी ने यह भी कहा कि जो किसान सक्षम हैं कर देने में वो दे सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भी घोषणा की कि उन्हीं किसानों से टैक्स की वसूली की जाए जो किसान टैक्स देने के एबल हैं। तो गांधी जी की भी घोषणा तो यही थी। इस तरीके से दोनों घोषणाएं मिल गई और खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी ने वापस किया। तो छात्रों, ये सब वो घटनाएं थी तीन, जो घटनाएं गांधी जी के द्वारा भारत में उनका आरंभिक आंदोलन कहलाता है, जो किसी प्रकार ब्रिटिश विरोधी नहीं था बल्कि स्थानीय मुद्दों को लेकर था। और इन तीन आंदोलनों में दो, यानी चंपारण और खेड़ा, किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, और एक यानी अहमदाबाद मजदूरों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, और तीनों समस्याओं के समाधान करने में गांधी जी सफल हुए। तो हम समझते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। थैंक यू।